Assalamu alaikum everyone. I'm here again with a very new subject. It's functional English. 2 साल पहले ही इस सब्जेक्ट को सिलेबस में ऐड किया गया है और आज मैं फंक्शनल इंग्लिश के पेपर को पहले डिस्कस करूंगी, फिर हम इसके जो है ना चैप्टर्स पे जाएंगे। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है, पता नहीं इसका पेपर पैटर्न कैसा है, इसमें से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को सबसे पहले अगर हम देख लें तो ये 2024 का पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा ये है कि जो नेक्स्ट हमारी कोई वीडियोस होंगी ना, उसमें फिर हम जो 2023 में पेपर हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक माइंड में एक आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अच्छा जी, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके सामने 12 शॉर्ट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर आपने 2 से 3 लाइन्स में देना है। पहला क्वेश्चन आप देखें तो आपसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस का उन्होंने पूछा है कि उनके क्या फंक्शन होते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर कह लें, दूसरा टॉपिक कह लें, आउटलाइन में वहाँ से आया हुआ है। तो नेक्स्ट देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। जब आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह की छोटी मोटी जो हैं नज़र आती जाएंगी टर्म्स, तो आप इनको साथ साथ हाईलाइट भी हम करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये बताती भी रहूँगी। व्हाट इज़ मीन बाय कंप्लीटनेस, ये भी टॉपिक में से है। व्हाट आर द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन ऐसे, ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। डिफाइन अप्रोप्रिएटनेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोसेस टाइप ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक टॉपिक सेंटेंस आप देख रहे हैं, सॉरी एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें से उन्होंने आपको कहा है कि इसका टॉपिक सेंटेंस लिखें, अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट का। उसके बाद ये पूछा गया है कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये क्यों यूज़ करता है राइटर। और इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग किस तरह से आर्गूमेंट्स को वैल्यूएट करने में हमारी मदद देती है। इसके बाद एक ग्रामर का एक जुमला है, उसको करेक्ट करना है आपने, उसमें से देखना है कि क्या एरर है करेक्शन की। जिस तरह से आप पहले इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो उसमें भी आप करेक्शंस करते थे। उसके बाद आप देखें कि एक एक्सप्रेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है वन वर्ड से। इससे मुराद ये है कि ये जो 3 अल्फ़ाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कोई इनकी जगह कोई एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जिससे ये 3 अल्फ़ाज़ जो हैं एक्सप्लेन हो जाएँ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन आउटलाइन इन एन एसे, ऐसे में जो आउटलाइन बनाई जाती है इसका क्या मकसद है। ये भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो उसके साथ-साथ समझ आ जाएगी। अगर सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें देखें 2 एसेज़ हैं, दोनों नहीं करने, कोई एक आपने करना है। उसके बाद आपसे प्रेसी के बारे में सवाल है और इन सवालों में से भी आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर प्रेसी को देखें तो यहाँ पर प्रेसी के रूल्स और क्वालिटीज़ उन्होंने आपसे पूछी हैं। एनालिटिकल स्किल्स में से क्वेश्चन आया है, ये आपका बिल्कुल पहला टॉपिक है। उसके बाद पैराग्राफ के बारे में पूछा गया है, वो क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। और फिर आपको कहा गया कोई एक पैराग्राफ लिखें, कोई भी टॉपिक ले लें उस पे, और लास्ट में हम देखें तो प्रेसी का आपको कहा गया है कि इसको बनाएं। तो ये था हमारा इस सब्जेक्ट का पेपर। अभी हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को इस सब्जेक्ट में से। फंक्शनल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 11 टॉपिक कह लें, 11 चैप्टर्स कह लें, तो टोटल हमारे पास 11 है और बिल्कुल इजी इजी हैं। और डे टू डे लाइफ या मैटर्स में हमें ये चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं। कोई भी इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैंने नहीं देखा इसमें कोई आया हो। तो आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, ये इस बात पर बेस करता है कि हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। तो एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो होती क्या हैं। एनालिटिकल स्किल्स जो हैं ये आप समझें कि एक तनकीदी सोच को कहते हैं। तनकीदी सोच अब इसी तरह से है जिस तरह से एक घर होता है और वो उसके कुछ स्तून होते हैं जिनके ऊपर वो खड़ा होता है। इसी तरह से एनालिटिकल जो स्किल्स हैं ये आप में इल्म की तरक्की का एक सतून होते हैं। और अब एनालिटिकल स्किल्स का इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो मज़्हबी मामलात हैं ये तो तयशुदा है ना, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए अहकामात पर मुबनी होते हैं। इन पर हम सोच तो सकते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं इन पर गौर फ़िक्र तो कर सकते हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म की तनकीद नहीं कर सकते। तो फिर ये एनालिटिकल स्किल्स हमें जो है दुनियावी अमूर या दूसरे कोई अमूर हैं उनमें अगर हम इसको तनकीद को इस्तेमाल करते हैं तो ये तनकीद बड़ी बेनिफिशियल होती है। इससे क्या नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होता है, नशोनुमा पाता है, न्यू रिसर्चेज सामने आती हैं। और साइंस की आप तरक्की को अगर देखें तो उसमें जो बेसिक चीज़ है वो एनालिटिकल स्किल्स ही हैं। और फिर ये है कि एनालिटिकल स्किल्स को अडॉप्ट करने से जो सोच है ना इस ये ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। अब फिर अगली बात ये आ जाती है
कि व्हाट आर द एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं? एनालिटिकल स्किल्स को हम एक सिंपल सी डेफिनेशन से समझ लेंगे। इट मीन्स टू एनालाइज अ थिंग बिफोर वी बिलीव इट। जब भी आप कोई चीज़ करने लगते हैं, उस पर उसे मानने लगते हैं, तो उससे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। कोई आपको कहता है कि जो है ना, गाय ने जो है पत्ते खाए, ये बात आपको कोई कहता है, आप इसको सुन लेते हैं, फिर आप इसके बारे में सोचते हैं और फिर आप जवाब देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहता है दरख्त ने गाय को खा दिया, तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने इसे एनालिटिकली जो है सोचा ही नहीं है। एनालिटिकल जो सोच होती है ना, वो लॉजिकल बातों को, उन बातों को एक्सेप्ट करती है जो कि कॉमन सेंस से रेलिवेंट होती हैं। तो अब एनालिटिकल स्किल्स जो है, इसकी आपको समझ आ गई होगी ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें, तो ये इसमें सेकंड जो है, आप कह लें पैराग्राफ में हम इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं टॉपिक को डिस्कस जिस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एनालिटिकल जो स्किल्स हैं या थिंकिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। इसकी सबसे पहले क्वालिटी तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि ये ऑनेस्टी पे बेस करती है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पर और फीलिंग्स पर। मुराद ये है कि जब भी आप एनालिटिकल स्किल्स की बात करेंगे, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ईमानदारी की के साथ जो है चीज़ को आपने ऑब्जर्व ना किया हो और आपके एनालिटिकल स्किल डेवलप हो गई हो, ऐसा नहीं होगा। आपने ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से देखना है। जहाँ पर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा कहना है, और जहाँ पर कोई चीज़ बुरी है तो उसे बुरा कहना है। उसके ड्रॉबैक्स भी देखने हैं और उसके साथ-साथ आपने उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं। और जिस तरह से ये है कि पेरेंट्स अगर आपका कोई डिसीजन लेते हैं, आपको कोई चीज़ बताते हैं, तो आपको वो चीज़ बाद दफ़ा पसंद नहीं होती है, आप सिर्फ़ उसमें से फ़ायदे देख रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एनालिटिकल सोच के साथ देख रहे होते हैं कि इसमें नुकसानात भी क्या हैं। तो ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, कोई बात सुनें, तो उसको ऑनेस्टी, जस्ट ऑब्जर्वेशन और फीलिंग्स के साथ सुने और समझें। दूसरा इसमें ये है कि जो एनालिटिकल स्किल्स होती है, ये इम्पार्शियल होती है। इम्पार्शियलिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप किसी एक साइड का पे होकर नहीं सोचते हैं, यानी कि मेरा इसमें फ़ायदा है, मुझे इससे जो है बहुत इंजॉयमेंट मिलेगी, या मेरे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, तो मैं इसको इस लिहाज से करूँ। आप इसको जो ये समझिए कि ये इट्स अबव पर्सनल कलर, ठीक है। इसमें आप किसी चीज़ को फेवर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, ख़ासतौर पर सब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। सब्जेक्टिविटी से मुराद है कि अपनी थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप ये देखते हैं कि ओवरऑल इसके लिए क्या थिंकिंग चल रही है। उसके बाद अगर हम देखें इट एग्जामिन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो आप जब अपने इस चीज कोई भी पॉइंट होता है उसको करना चाहते हैं, तो उसके साथ उसके ना सिर्फ फ़ायदे देखते हैं बल्कि नुकसानात भी देखते हैं। तो ये एनालिटिकल स्किल्स की तीसरी खुसूसियत है। चौथी अगर देखें, इट इज़ लॉजिकल एंड अपील टू कॉमन सेंस। इसमें हर एक वो बात आती है एनालिटिकल स्किल्स में जो वाकई हमारी अकल भी तस्लीम करे, ठीक है। और इसमें इसी तरह से ये है कि अगर आपको कोई बात बताई जाती है किसी के बारे में, और किसी पर्सन के बारे में हम कह लेते हैं, तो आप उस बात को कभी भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अगर वो बात जो है आपकी अकल तस्लीम ना करे, ठीक है। आप उसके बारे में अच्छी खासी जांच पड़ताल करते हैं, उसको सोचते समझते हैं, और फिर आप उसके बारे में कोई डिसीजन लेते हैं। बगैर सोचे समझे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो एनालिटिकली आपने नहीं लिया। और अगर आप सोच समझ कर चलते हैं, तो फिर आप एनालिटिकल जो है डिसीजन के मुताबिक चल रहे हैं, और वो बात फिर आपकी कॉमन सेंस को अपील भी करे, उसे हर एक बंदा माने भी, क्योंकि आपने उसके ऊपर रिसर्च की होगी, आपके पास एविडेंसेस होंगे, तो वो फिर आपकी जो बात होगी वो लॉजिकल भी हो जाएगी और कॉमन सेंस को अपील भी करेगी। फिफ्थ पॉइंट अगर इसमें देखें, इट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड एविडेंस। जो भी आप बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स से, तो हमेशा आप क्या करें, उस बात को आप सपोर्ट करें। सपोर्ट किस चीज़ से करें? अपने पास कोई ना कोई सबूत रखें, कोई ना कोई फैक्ट रखें। अब जिस चीज़ से आप उसको सपोर्ट करेंगे, वो एग्जाम्पल या वो चीज़ जो है आपकी साबित करेगी कि आपने इसे एनालिटिकली ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, तो एनालिटिकल स्किल से ये मुराद नहीं है कि आप कोई बड़ी उलझी हुई कम्प्लेक्स किस्म की बातें करें, किसी को समझ ही ना आए, बल्कि सादा बातों को करना, और इस तरह की बातें हैं जिससे हर कोई बंदा कन्विंस हो जाए और आर्गुमेंटेटिव भी होंगे। कन्विंस तभी होगा ना वो, जब उसकी ये कॉमन सेंस को वो बात अपील कर रही होगी। उसके बाद अगर हम मज़ीद जाएं, तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है, वो ये है जी, कीन ऑब्जर्वेशन।
कीन ऑब्जर्वेशन से अब क्या मुराद होता है? बहुत गहराई में जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना। अच्छा जी, अब कीन ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? रिसर्च योर इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं या कोई बात है तो उसके ऊपर आप अच्छी तरह रिसर्च करें। ना सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखें। एक लूप साइडेड डिसीजन ना लें। लूप साइडेड होता है एक तरफा डिसीजन ले लेना, अपनी पसंद की बेस पर कह देना कि ये चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं करना आपने। बल्कि आपने अच्छी तरह से उसका मुशाहिदा करना है, ठीक है? और अगर आप एक कीन ऑब्जर्वेशन नहीं रखते हैं और आपने उसको अच्छी तरह से व्यू नहीं किया, तो क्या होगा, ये आपकी इमेज को ख़राब करेगी, क्योंकि जो आपकी थिंकिंग है वो आपके वर्ड से नज़र आती है। जब आप उसके बारे में बोलेंगे और वो बात ठीक नहीं होगी तो आपकी अपनी इमेज जो है उससे डैमेज होगी। सेकंड अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है रिसर्च योर इन्फॉर्मेशन। रिसर्च योर इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? जब भी आप कोई टॉपिक बोलने जा रहे हैं, किसी टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से उसको रिसर्च कर लें, ठीक है? अच्छी तरह से रिसर्च करने से मुराद ये है कि जो डेटा कलेक्ट करें वो बिल्कुल ठीक हो, करेक्ट हो, और आप बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स और वैल्यूएबल एग्जांपल्स के साथ उस डेटा को प्रूव करें। कोई भी इंसान कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मानने को तैयार नहीं होता जिसके अंदर वो जो उसे नज़र आए कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें ये तज़ाद है और ये करेक्ट नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट पढ़ा है रिसर्च और इन्फॉर्मेशन, इसके आपको समझ आ गई होगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने उसको कहीं देखा है, भला ही नहीं, आप ऐसे बोलते जा रहे हैं। आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें। जिसके बारे में ज़्यादा तज़ाद होंगे उसको लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है पॉइंट हाउ टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं अपनी। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने एक जगह पे देखा था, ये जो हम गेम्स खेलते हैं ना मोबाइल में, तो इसके बारे में लिखा हुआ था कुछ ऐसी गेम्स हैं जो आपके माइंड को शार्प करती हैं। वो वाली गेम्स आप खेलें तो इससे भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हांस होती है। तो इसके अलावा क्या है जी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को आप बिल्ड कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से अब क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि आपका मसला कौन सी नौइयत का है। देखें, आप ये देखें कि ये जो प्रॉब्लम है जिस पे मैं क्रिटिकली सोचने जा रही हूँ या देखने जा रही हूँ उसको, क्या ये कोई सोशल प्रॉब्लम है, क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या कोई ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जब आप इसकी नेचर को समझ जाएंगे ना कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, तो फिर उसके मुताबिक आप उसको सोचेंगे, उसके मुताबिक आप एविडेंस इकट्ठे करेंगे और फिर आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे पहले डेवलप करने के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम किस किस्म का है। उसके बाद आता है ब्रेन स्टॉर्म योर आइडियाज़। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? जब भी कोई आप डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले ख्यालात का एक तूफान आप कह लें आपके दिमाग में आता है, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब ये भी पेपर को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ट्राई टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचें। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहले तो ये आ जाएगा। अगर आप इस पोजीशन में नहीं है ना कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद कर सकें, तो क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उन आइडियाज़ को शेयर करें, ठीक है? और अब अगर कोई आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, आपके सामने कुछ सॉल्यूशन आ गया, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? जब आप उनके साथ शेयर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि वो भी आपको कुछ सजेशन देंगे, आप उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि आपके कुछ अपने डिसीजन हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स के हैं, तो इनको मिलाकर जो है ना, आप अपने एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स बना सकते हैं और इस तरह से उन आर्गूमेंट्स को फिर आप लिख लें। लिखने के बाद आप उसमें से सिलेक्ट कर लें कि कौन सी बात आपने इसमें से आपके लिए ठीक है। जिस तरह से आप कभी स्टूडेंट्स के माइंड में ख्याल आ जाता है कि ये सब्जेक्ट मुझे रखना चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो एक डायलेमा में फंसा होता है। तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए, उसे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले उसे देखना चाहिए मेरी प्रॉब्लम किस किस्म की है, फिर उसके बारे में खुद सोचना चाहिए। उसके बाद फिर जो सोल्यूशन मिलते हैं अपने फ्रेंड्स को बताएं, फ्रेंड्स भी उसे कुछ सोल्यूशन देंगे। आप उन सारे सोल्यूशन को लिखे और फिर उनके ऊपर देखें कि इसमें से क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बैकअप द इंफॉर्मेशन विद एविडेंस। जो इसमें बैकअप से मुराद है सपोर्ट देना, ठीक है? जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें, ठीक है? कोई भी चीज़ आप किसी को बताने लगे हैं, तो क्रिटिकल थिंकर का क्या काम होता है, वो जो बात करता है ना उसको बैकअप देता है।
उसको बैकअप किस चीज़ से देता है? सहारा देता है। किस चीज़ से? अपने एविडेंस से। उस एविडेंस का नाम है सपोर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है कि सपोर्ट क्या होता है? तो सपोर्ट ये होती है कि जब भी कोई क्रिटिकल थिंकर जो है कोई भी पॉइंट बताता है, तो उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो एक सबूत देता है, एक एविडेंस देता है। ठीक है? जिस तरह से कि मैं आपको अगर बता दूँ कि ये जो स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी जो है ये ठीक नहीं है, आप ना सिगरेट पिया करें। तो उसके ऊपर क्या है जी, मुझे कुछ आपको सबूत देने पड़ेंगे कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊँगी कि इससे मेरे कोई जानने वाले थे, उनको ऐसे नुकसान हुआ और ऐसे वो डिस्टर्ब हुए, या स्टूडेंट की लाइफ़ का कोई इंसिडेंट आपको सुनाऊँगी। तो वो जो मैंने आपको उसके बारे में शवाहिद दी हैं, वो जो एविडेंस दी हैं, वो इसकी सपोर्ट है ना मेरी बात की, मैंने उसको उससे सपोर्ट दी है ताकि मैं अपने आइडिया को ज़्यादा सॉलिड बना के पेश करूँ। अब इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि जो ये सपोर्ट होती है ना, ये 2 तरह की होती है, एक लॉजिकल होती है, एक इलॉजिकल। देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पर खाना खाया है, ठीक है? और आपका एक पॉइंट बन गया, आपका पॉइंट ये बन गया है कि ये रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा, अब इसमें लॉजिकल बातें क्या होंगी? लॉजिकल बातें ये हो सकती हैं कि खाना लेट आया था, ठीक है? दूसरी ये हो सकती है कि यहाँ पे बच्चों के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। उसके बाद आप एक और लॉजिकल पॉइंट इसमें दे सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ठंडी हैं, खाना ठंडा इन्होंने दिया है। और अगर डेज़र्ट की चॉइसेस की बात करें तो बहुत लिमिटेड किस्म का इनके पास है। ये सारे पॉइंट लॉजिकल हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इलॉजिकल हो, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग लॉजिकल सपोर्ट। अब देखिए ना, एक लॉजिकल सपोर्ट उसने कहा आप ढूंढे, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, पहले हमने लॉजिकल सपोर्ट देखी है ना, अब दूसरी आप एग्जांपल आप देखें लॉजिकल सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की। एक बच्चा है वो आपके पास आता है, वो कंप्लेन करता है, कहता है मेरे जो इंग्लिश के टीचर है ना वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है? आप उससे उसके बारे में चीज़ें पूछें कि क्यों आपको नहीं ठीक लग रहे हैं, ठीक है? या वो देखें कि उसकी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह की है, लॉजिकल है या इलॉजिकल। अगर तो वो बच्चा ये बात करता है कि उनकी आवाज़ ज़रा कम आती है, धीमी है, उनकी समझ नहीं आती है, ये पॉइंट उसका लॉजिकल है। लेकिन अगर वो कहता है कि वो कपड़े अच्छे नहीं पहनती हैं और इस तरह की कोई बात करता है कि उनके रिडिकुलस शी और ही वेयर्स रिडिकुलस क्लॉथ्स, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका तालीम से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो उस सिचुएशन में ये फिर इलॉजिकल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है डिटरमाइनिंग अ लॉजिकल पॉइंट। जब भी क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो सोचता है, तो उसकी सोच जो होती है वो जजमेंटल होती है कि जो भी उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वो ठीक है, क्या वो कॉमन सेंस से रिलेट कर रही है। अगर कोई पर्सन उसे बताता है कि 2 और 2 जो हैं वो 5 होते हैं, वो बंदा कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक लॉजिकल पॉइंट को डिटरमिन करने वाला है और वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो उसकी कॉमन सेंस को अपील ही नहीं कर रही। वो जानता है कि 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो इंसान जो है एक लॉजिकल पॉइंट जो होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर कोई आपके सामने ये पॉइंट रखता है कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मेन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये भी कॉमन सेंस को अपील नहीं करती है बात। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हम वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग मज़ीद डेवलप हो सकती है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में क्या होता है, हम मर्तबा लोगों की राय, जो आपके साथ लोग हैं आप उनसे पूछें, आप उनसे आइडियाज़ लें। और एक्सपर्ट के ग्रुप को भी पीयर रिव्यू हम कह सकते हैं कि किसी भी टॉपिक का आइडियाज़ आपको चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप उसके एक्सपीरियंस लोगों से पूछें, ठीक है? और अब ये रिव्यू इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपने जो कुछ भी फाइंड किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, आप एक्सपर्ट से उसके ऊपर राय लें। अब इससे क्या होगा कि इस प्रोसेस से आपकी जो गलतियां हैं उस मामले में या उस चीज़ में, या कोई भी आपने चीज़ लिखी है, कोई आपने रिसर्च पेपर लिखा है, तो आप अपने जो है एक्सपर्ट लोगों से उसके बारे में राय लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने आगे आपको बात बताई है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर कोई डिसीजन देते हैं और आप चूँकि वो एक्सपर्ट हैं दुनिया के मामलात के, तो वो आपको कोई नसीहत देते हैं तो आप उसको ज़रूर सुनें। इससे क्या होगा कि इस प्रोसेस से आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस कहाँ पर हैं।
अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो आ जाता है रिवाइज़ योर थिंकिंग। रिवाइज़ योर थिंकिंग से ये मुराद यहाँ पर नहीं है, वैसे तो आपको बार-बार अपनी थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को रिवाइज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिवाइज़ योर थिंकिंग से मुराद ये है कि जब भी आप कोई आइडियाज़ लेते हैं तो उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर लें। ठीक है, जिस तरह से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो मैं आप स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे इस पे फीडबैक ज़रूर दें, मुझे बताएँ कि कोई चीज़ इम्प्रूव करने वाली है। तो आप भी इस तरह से कोई डिसीजन लें तो उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर लें। फीडबैक से अब क्या होगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, और कभी भी आपने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, आपने इसको ये नहीं समझना कि मेरी कोई बड़ी बेइज़्ज़ती, इंसल्ट हो गई है, डिप्रेस नहीं होना आपने इस चीज़ से, बल्कि आपने एक स्माइलिंग फेस के साथ इसको एक्सेप्ट करना है और याद रखना है कि आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, और आपकी जितनी भी थिंकिंग में से इम्प्योरिटीज़ हैं ये उसको क्लीन कर देगा, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है ड्रा कंक्लूजन, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है। ड्रा कंक्लूजन से मुराद ये है कि जब आपने सारे पॉइंट्स को खुद भी सर्च कर लिया, अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया है, एक आपके पास उसके लिए एविडेंसेस इकट्ठे हो गए हैं, और इसके बाद ये है कि आपकी एक बहुत अच्छी थिंकिंग बन गई है, तो अब क्या है कि अब आपका फाइनल टाइम आ गया है कि आप उसका कोई एक प्रॉपर कंक्लूजन ले सकते हैं, क्योंकि अब जो आप उसका कंक्लूजन लेंगे ये आपका बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि आपने इसको बहुत लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ जो है सपोर्ट किया है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।